आज मेरे भाई की शादी हुई है और मेरी भाभी बहुत ही खूबसूरत है। आज भाभी की फर्स्ट नाइट है, तो मैं भाभी को उसके कमरे तक छोड़ने के लिए भाभी के साथ जा रही थी। मेरे साथ मेरी कुछ और सहेलियां भी जा रही थी। उन लड़कियों में कुछ मेरी सहेलियां भी, कुछ मेरी कज़न थी और कुछ आस पड़ोस और रिश्तेदार की लड़कियां थी। सुहागरात तो भाभी की थी, पर हम सब लड़कियों के चेहरे पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराहट थी। भाभी को सजाए सजाए बेड पर बिठा दिया। हम लोगों ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बेड को सजाया था। पूरे बेड पर फूलों की पत्तियां बिखरी हुई थी। मैंने महसूस किया कि भाभी मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट को पूरा कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका अपना ही तो चैनल है, इतना तो कर ही सकते हैं। वो आंखों ही आंखों में मुझे कुछ इशारे कर रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई, क्योंकि भाभी की और मेरी पहले से कोई जान पहचान नहीं थी और ना ही कोई दोस्ती थी। फिर भला भाभी मुझसे क्या कहना चाहती हैं? भाभियाँ तो अपनी ननद से बात करना भी पसंद नहीं करती। और एक मेरी भाभी थी कि अपनी शादी की पहली रात में ही मुझे अपना कुछ राज बताना चाहती थी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। मैंने सारी लड़कियों को कमरे से बाहर भेज दिया और भाभी के पास आकर बैठ गई और मैंने मुस्कुराते हुए अपनी भाभी से पूछा कि क्या बात है, आप मुझसे कुछ कहना चाहती हो? मेरी भाभी मेरी बात सुनते ही दहाड़े मार मार कर जोर जोर से रोने लगी। उनकी आंखों से गंगा यमुना बहने लगी। मैंने कहा, भाभी आप क्यों रो रही हो? आखिर बात क्या है? भाभी को रोता हुआ देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। भाभी रोते रोते मुझसे बोली, मुझे अकेला छोड़कर मत जाना, अकेले इस कमरे में मैं मर जाऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि आखिर भाभी ऐसा क्यों बोल रही है। मैंने भाभी को दिलासा देते हुए कहा कि भाभी आप क्यों रो रही हैं? आप डरिए मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भाई आपको बहुत प्यार से रखेंगे, वो आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेरी बात सुनकर भाभी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब तो मुझे भी भाभी के इस रवैये से डर लगने लगा था। फिर मैंने सोचा कि भाई आ जाएंगे तो भाभी ठीक हो जाएगी। मैं उठकर जाने लगी तो भाभी ने मेरे पैर पकड़ लिए और मुझसे कहा, भगवान के लिए मुझे इस कमरे में अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं मर जाऊंगी, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा और मैं बदनाम हो जाऊंगी। भाभी की बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई और मैं भाभी से बोली, आपकी सुहागरात है, मैं यहाँ आपके साथ कमरे में नहीं रुक सकती। और भाभी आपको क्या हुआ है? आप क्यों डर रही हो? वो आपके पति हैं और मेरा भाई अच्छा इंसान है। वो कोई जंगली जानवर नहीं है जो आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा। वो बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति है। तभी मुझे अपने भाई के कमरे में किसी और की उपस्थिति का एहसास हुआ। मैंने नज़र घुमाकर देखा तो मेरे पापा खड़े थे। मेरे पापा बहुत ही नफरत से भाभी को देख रहे थे। भाभी पापा से नज़र चुराने लगी और कुछ पल के लिए भाभी और पापा की नज़रें टकराती हैं तो मैंने महसूस किया कि जैसे भाभी की आंखों में एक शिकायत थी। ऐसा लग रहा था जैसे पापा और भाभी पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं और वो आंखों ही आंखों में पापा से कुछ शिकवा कर रही थी। लेकिन पापा की आंखों में नफरत थी। पापा की आंखों में खून उतर आया था। भाभी की तरफ गुस्से से देखते हुए पापा मुझसे बोले कि चलो बेटा यहाँ से, आजकल की औरतों के ये सब ड्रामे हैं, इन्हें भी नहीं मालूम कि तुम कुंवारी हो और कुंवारी लड़कियों के साथ ऐसी बातें नहीं की जाती। पापा गुस्से से बोलते हुए मेरा हाथ पकड़कर कमरे से बाहर लेकर आ गए। मैंने पापा को समझाते हुए कहा कि पापा, भाभी बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही हैं। और मैंने भाभी को समझाया और भाभी ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। वो तो बस ये कह रही थी कि मैं उनके साथ कुछ देर कमरे में ही रुक जाऊं। लेकिन पापा मेरा हाथ खींचते हुए मुझे वहां से लेकर आए और कहने लगे, तुम बाहर चलो, तुम्हें एक बात बताता हूँ। पापा कमरे से बाहर आकर अपनी जेब में हाथ डालकर 10,000 रुपये निकालते हैं और मेरे हाथ पर रखते हैं और पापा बोले, ये पैसे रख लो। पैसे देखकर मैंने पापा को कहा, इतने सारे पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हो? पापा ने 10,000 और निकाले और बोले, ये पूरे 20,000 रुपये हैं, अपने पास रखो। इतने सारे पैसे देखकर मैं खुशी से फूली नहीं समाई और झट से पैसे पापा के हाथों से ले लिए। पापा फिर बोले, लेकिन बेटा तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं आश्चर्य से बोली, पापा आखिर ऐसी कौन सी बात है? मैं तो आपकी सारी बातें मानती हूँ।
पापा बोले कि बस मेरी एक बात मानना कि आज से तुम्हारी भाभी चाहे कितना भी रोए, चीखे, चिल्लाए, लेकिन तुम उनके पास नहीं जाओगी, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दोगी। वो शादीशुदा औरत है, अपनी समस्या वो खुद सुलझा लेगी, तुम्हें उसकी समस्या में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, अब तुम जाओ यहाँ से। पापा की बातें सुनकर मैंने हाँ में सिर हिला दिया और वहाँ से जाने लगी। मैंने सोचा कि पापा मेरे साथ आएंगे, लेकिन ये देखकर मुझे हैरत हुई कि पापा तो वहीं खड़े थे। थोड़ी देर बाद मैंने मुड़कर देखा तो पापा भाभी के कमरे में चले गए और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे बहुत हैरत हुई कि पापा अंदर चले गए हैं और अंदर से दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत थी। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं गुस्से में मम्मी के कमरे में आ गई। मुझे गुस्से में देखकर मम्मी ने पूछा, क्या बात है नीतू, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मम्मी के इतना पूछते ही मैंने सारी बात मम्मी को बता दी कि पापा ने मुझे भाभी के कमरे से निकाल दिया और खुद भाभी के कमरे में चले गए। मेरी बात सुनकर मम्मी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया और फिर खुद को थोड़ा संभाल कर बोली, कोई बात नहीं नीतू बेटा, वो ससुर जी हैं, क्या हुआ अगर वो अपनी बहू के कमरे में चले गए, तो तुम इतना ज़्यादा मत सोचो। फिर मम्मी मुझसे बोली, नीतू ऐसा करो, अब तुम अपने कमरे में जाओ और सो जाओ, बहुत रात हो गई है। मम्मी की बातों से मैं संतुष्ट नहीं हुई। जो बात मेरे दिल में बैठ गई थी वो निकलने का नाम नहीं ले रही थी। भला पापा मुझे भाभी के कमरे से निकाल कर खुद भाभी के कमरे में क्यों गए? ऐसे ही सोच विचार ने मुझे उलझा के रखा था। मैं कमरे में आ गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं आ रही थी। भाभी का रोता हुआ चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। आखिर भाभी इतना परेशान क्यों थी? वो इतना क्यों डर रही थी? मुझे प्यास लगी थी तो मैं पानी पीने के इरादे से बाहर किचन में आई। बाहर हॉल में देखा तो भाई सोफे पर बैठे हुए थे, कुछ परेशान दिख रहे थे और सिगार पी रहे थे। थोड़ा पास जाने पर मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू भी थे। मेरे दिल को धक्का सा लगा। भाई तो इस वक्त भाभी के पास होना चाहिए था और भाई बाहर हॉल में है, इसका मतलब भाई भाभी से खुश नहीं है। मुझे भाई से बहुत हमदर्दी हुई और मैं भाई के पास गई और भाई से पूछा, भाई आप इस वक्त बाहर क्यों हैं? आपको तो भाभी के पास होना चाहिए था। मेरी बात सुनकर भाई ने मुझे गुस्से से देखा और बोले, तुम भी आई हो पापा की चमची बनकर, जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। लेकिन भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे पापा ने नहीं भेजा, मैं तो आपको परेशान देख रही थी इसलिए चली आई। भाई गुस्से से बोले, चली जाओ यहाँ से। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं वहाँ से पलटने ही वाली थी कि तभी भाई बोले, अच्छा सुनो, किचन से माचिस ला दो। मुझे लगा शायद भाई को सिगरेट जलानी होगी, इसलिए माचिस मांग रहे हैं। मैं किचन से माचिस लाकर भाई को दे दी, लेकिन ये क्या? भाई की हरकत देखकर मैं दंग रह गई। भाई तो पापा के दिए हुए उपहारों को जलाने लगे। पापा ने भाई को एक बहुत ही प्यारी सी शेरवानी गिफ्ट की थी पहनने के लिए और भाई वही शेरवानी जला रहे थे। मैं एकदम हक्का बक्का सी रह गई। जल्दी से आगे बढ़ी और आग को बुझाने की कोशिश करने लगी। आग बुझते बुझते मैं बोली, भाई आप ये क्या कर रहे हो? पापा ने इतने प्यार से आपको गिफ्ट किया है और आप इसे क्यों जला रहे हो? तभी भाई अचानक गुस्से से मुझसे बोले, नीतू तू चली जा यहाँ से, मुझे कोई भी सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है, अभी के अभी मेरी आंखों के सामने से चली जा। भाई का गुस्सा देखकर मैं थर थर काँपने लगी और रोते हुए अपने कमरे में आ गई। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। कहीं 6 बजकर मेरी आंख लगी। सुबह 7 बजे जब मेरी आंख फिर से खुली, बाहर आई तो देखा पापा बहुत ही सादगी से सोफे पर बैठे हुए थे। मुझे देखते ही बोले, मैं तो अपनी बहू के लिए नाश्ता बनाने जा रहा हूँ। असली बेटियां तो बहुएं होती हैं, बेटियां तो पराया धन होती है। पापा के पीछे पीछे मैं किचन में आई तो देखा पापा सचमुच भाभी के लिए नाश्ता बना रहे थे। मुझे देखकर हैरत हुई और पापा को भाभी की इतनी फिक्र क्यों है। मैं पापा से बोली, पापा आप भाभी के लिए नाश्ता क्यों बना रहे हो और आपको भाभी की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मेरी बात सुनकर पापा बोले, वो मेरे बेटे की बीवी है और मुझे उसकी फिक्र नहीं होगी तो किसको होगी? तुम्हारी माँ तो वैसे ही जहर उगलती रहती है, क्या भरोसा नई बहू को नाश्ता बनाकर दे या नहीं। इतने में मम्मी भी आ गई। वो कुछ परेशान सी लग रही थी। मुझे हैरान परेशान देखकर और पापा को नाश्ता बनाता देखकर मुझे समझाते हुए और बात को टालते हुए बोली, मेरी माँ मुझे कहने लगी, नीतू बेटा तुम ऐसा करो, बाहर जाकर इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। मेरे घर में सब कुछ अजीब सा हो गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं बाहर आकर
हॉल में सोफे पर बैठ गई। तभी मैंने कमरे से भाई और भाभी को निकलते हुए देखा। भाभी ने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी और मेरे भाई का चेहरा उतरा हुआ था। भाभी को देखकर मुझे धक्का लगा कि भाभी में नई नवेली दुल्हन वाली कोई बात नहीं थी। भैया और भाभी जाकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गए। मैं कमरे में जाने की बजाय नाश्ते की टेबल पर आकर भाभी के पास बैठ गई। जैसे पापा ने मुझे भाभी के पास बैठा हुआ देखा, पापा गुस्से से बोले, नीतू, मैंने तुम्हें रात को समझाया था ना कि तुम इन सब मामलों से दूर रहना। मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया था कि अपनी भाभी से दूर रहना, उसके आसपास भटकने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें लेकिन मेरी कोई बात समझ नहीं आई। शरीफ लड़कियां ऐसी नहीं होती कि उनके माता पिता जो बात उनसे बोले और उनका कहना न माने। पापा की बात सुनकर भाई गुस्से से पापा की तरफ देखते रहे और पापा से कहते, पापा, हम लोग इतने भी शरीफ नहीं हैं। पापा ने भाई की बात तो सुन ली, लेकिन उसे अनसुना कर दिया। तभी थोड़ी देर बाद दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जैसे ही दरवाजे पर डोर बेल बजी, भाभी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। भाभी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। दरवाजा खोलने के लिए भाई और पापा गए। पीछे पीछे भाभी भी उनके पीछे पीछे चली गई। जैसे ही मैं उठकर जाने लगी, मेरी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहा, नीतू, तुम्हें समझ नहीं आता, अभी तुम्हारे पापा ने तुमसे क्या कहा था। तुम जबरदस्ती क्यों बड़ों के बीच में पड़ती हो। चुपचाप यहीं पर बैठ जाओ और नाश्ता करके अपने कमरे में चली जाना। अभी भैया, पापा और भाभी को बाहर गए हुए 10 मिनट हो गए थे, लेकिन वो लोग अभी तक वापस नहीं आए थे। पता नहीं इतनी देर किससे और क्या बात की। बार बार मेरा दिल यही सोच रहा था कि बाहर जो इंसान आया है वो कौन है। तभी अचानक भाभी की मुझे चीखें सुनाई देती हैं। जैसे उठकर मैं बाहर भाभी की तरफ जाने लगती हूँ, मम्मी मेरा हाथ पकड़ लेती और मुझे धमकाते हुए कहती, नीतू, तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम इन सब मामलों से दूर रहो। मैंने मम्मी को कहा, मम्मी, बाहर चलकर देखना तो चाहिए कि बाहर क्या हो रहा है। तभी इतनी जोर से क्यों रो रही है भाभी? आखिर ये सब माजरा क्या है? मम्मी ने मेरी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और कहा, कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की, तुम्हारे पापा है ना, सब संभाल लेंगे। मुझे अपने घर को बचाना है, उसे तोड़ना नहीं है। बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। आखिर मम्मी कौन सी बात मुझसे छुपा रही थी? यही सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा था। भाई और पापा ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीट रही थी, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। भाभी की चीख और ज़ोर से आने लगी। वो बार बार ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। करीबन 2-3 घंटे बाद पापा ने दरवाज़ा खोला और तीनों बाहर आ गए। भाभी की हालत बद से बदतर हो रखी थी। थोड़ी देर बाद पापा और भाई दोनों किसी काम से बाहर चले गए। मैं दबे पांव भाभी के कमरे में जैसे ही जाने लगी, तभी न जाने कहां से पापा दोबारा आ गए और मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई। पापा मुझे बोले, इस बेगैरत औरत के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। इस बार पापा थोड़े गुस्से से बोल रहे थे। तभी मैंने पापा को कहा, पापा, भाभी को बेगैरत औरत क्यों बोल रहे हैं? पापा ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चुपचाप चले गए। मैं गुस्से में ज़ोर से चिल्लाई, इस घर में सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? आखिर मैं भी इस घर की सदस्य हूँ, कोई मुझे क्यों नहीं कुछ बताता? मैं अब इतनी भी बच्ची नहीं हूँ कि बड़ों की बातों को समझ ना सकूं। मेरे भैया का भी सारे दिन चेहरा उतरा हुआ रहता और उनकी आंखें सूजी सूजी रहती। शायद भैया भाभी को लेकर बहुत रोते थे। एक दिन मैं भाभी के कमरे का दरवाजे के पास कान लगाकर भाभी की सिसकियों की आवाज़ सुन रही थी। जैसे ही मैं कमरे के अंदर जाने लगी, तभी भाभी ने दरवाज़ा खोला और मुझसे कहा, नीतू, मुझे एक पेन और एक कागज़ ला कर दे दो। मैं भाभी से पूछ रही थी कि भाभी, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? लेकिन भाभी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया और मुझसे कहा, जितना तुम्हें कहा गया है तुम उतना ही करो, फालतू बातों में टांग फंसाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। भाभी ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं भी चुपचाप आराम करने के इरादे से आकर हॉल में सोफे पर लेट गई। थोड़ी देर बाद बाहर से भाई आते हैं। भाई का चेहरा उतरा हुआ था। उन्होंने किसी से कोई भी बात नहीं की और सीधा अपने कमरे के अंदर चले गए। जैसे कमरे के अंदर जाते हैं, कमरे के अंदर से बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। इस बार की चिल्लाने की आवाज़ भाभी की नहीं थी, बल्कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देता है और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप सब्सक्राइब कर भी दो।
इस बार आवाज़ भाई की थी। मैं भागती हुई भाभी के कमरे में गई तो मैंने देखा कि भाई बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे और रो रहे थे। मम्मी पापा भी भाई के कमरे में आ चुके थे। भाई रोते हुए कह रहे थे कि पापा सुमन को बचा लो वरना वो मर जाएगी। प्लीज़ पापा सुमन को बचा लो। भाई भाभी की तरफ इशारा करते हुए बोल रहे थे। भाभी औंधे मुंह पड़ी थी और उनके मुंह से खून निकल रहा था, जिसे देखते ही मेरे मुंह से चीख निकल गई। भाई जोर जोर से चीखते हुए पापा से कह रहे थे, प्लीज़ पापा सुमन को बचा लो, हमें इसे अस्पताल लेकर जाना चाहिए। लेकिन पापा बोले, नहीं मिंकू, अब हमें इसे अस्पताल नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि इसने अपनी मौत को खुद बुलाया है। ये खुद ही अपनी मौत की जिम्मेदार है। इसने खुदकुशी की है। अब इसे अस्पताल लेकर नहीं जाएंगे। इतना कहकर पापा आगे आए और भाभी की खुली हुई आंखों को बंद कर दिया। भाभी अब इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं चीखें मार मार कर रो रही थी। मम्मी की भी आंखों से आंसू बह रहे थे। भाभी अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। भाई एकदम बेजान से होकर बेड पर गिर पड़े और भाभी को देखकर जोर जोर से रोने लगे। भाभी का वो मासूम सा और डरा हुआ सा चेहरा बार बार मेरी नज़रों के सामने आ रहा था। भाभी कैसे मुझसे रो रो कर कह रही थी कि प्लीज़ मेरे पास से मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। और आज सचमुच भाभी मर गई। सब लोग परेशान खड़े थे। पापा के चेहरे पर गहरी खामोशी थी। तभी उन्होंने भाई से कहा, सुमन के घर वालों को फ़ोन कर दो, वो इसे आकर ले जाएंगे। भाई ने भाभी के घर वालों को फ़ोन किया तो भाभी के घर वाले गुस्से से चीखते चिल्लाते हमारे घर आ गए और भाई पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि हमारी बेटी को तुमने मारा है, तुम हो इसके कातिल। वो बोल रहे थे कि हमारी इतनी सुंदर सी बेटी और कहाँ तुम मामूली से शक्लो सूरत वाले आदमी। चिढ़ते हो तुम हमारी बेटी से, क्योंकि लोग कहते थे कि हूर के पल्लू में लंगूर। शायद इसीलिए तुमने हमारी बेटी को जान से मार डाला। जब उसको रख नहीं सकते थे तो ब्याह किया ही क्यों था। हम हमारी बेटी का पोस्टमार्टम करवाएंगे और पुलिस में रिपोर्ट भी करेंगे कि तुमने हमारी बेटी को मारा है। भाभी के मायके वाले भाई को धक्का देकर उन पर इल्ज़ाम लगाकर जा चुके थे। पापा भी किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। पापा ने हम सभी को भाभी के कमरे से बाहर निकाल दिया और कहा, तुम सब लोग बाहर जाकर बैठो। हम सबके बाहर जाने के बाद पापा ने अंदर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और अंदर ही बैठ गए। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार पापा भाभी के कमरे के अंदर क्यों बैठे हैं। भाभी के मायके वाले भाभी की बॉडी ले जा चुके थे, लेकिन पापा अंदर ही कमरे में बैठे हुए थे। ना बाहर आ रहे थे, ना किसी को अंदर आने दे रहे थे। कुछ देर में हमारे घर पर पुलिस आ गई और पापा घर के किसी भी सदस्य को अंदर नहीं आने दे रहे थे, लेकिन पुलिस को अंदर आने दिया। पता नहीं पापा ने पुलिस को कमरे में घूम घूम कर सारी चीज़ें दिखा रहे थे। पुलिस सारे कमरे की तलाशी लेने के बाद जा चुकी थी। मम्मी और भाई का रो रो कर बुरा हाल था। उसके बाद भाई पापा भी चुपचाप से बैठे थे। आखिर मुझसे रहा नहीं गया तो मैं गुस्से से फट कर बोली, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। तुम लोग मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? घर पर ये सब क्या चल रहा है? मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। अब मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ कि घर के मामले में दखल ना दूँ। मेरी भी शादी की उम्र है। मुझे भी हक है घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, ये सब कुछ जानने का। और आप लोग हो कि मुझे कुछ बताने को तैयार नहीं। पापा कुछ देर तक मेरी तरफ देखते रहे, फिर हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठाकर बोले, नीतू, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। ये कहते हुए पापा ने एक पत्र मेरी तरफ बढ़ा दिया। उस पत्र को हाथ में लेते ही मैं फौरन पहचान गई कि ये वही कागज़ था जो कल रात मैंने भाभी को दिया था। मैंने वो खत लिया और उसे पढ़ने लगी। उस खत को पढ़ते पढ़ते मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उस पत्र को पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। आंखों के नीचे अंधेरा सा आ गया था। भाभी की सच्चाई जानकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। खत को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ गया था कि भाभी उस दिन मुझे अपने साथ रुकने के लिए क्यों कह रही थी। वो ये क्यों कह रही थी कि मैं बदनाम हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मुझे बदनामी से बचा लो, मुझे मरने से बचा लो। और आज भाभी सचमुच मर ही गई थी। मैंने वो खत पापा के हाथों में पकड़ा दिया और कांपते हुए लहजे में पापा से बोली, पापा, लेकिन उस इंसान का नाम तो आपने बताया ही नहीं जो इन सब के पीछे जिम्मेदार था। पापा बहुत ही उदासी से बोले, नीतू, क्या तुम भी अपने भाई की तरह मुझे ही वो कसूरवार समझ रही हो? मैं बोली, नहीं पापा, मैं आपको कसूरवार नहीं ठहरा रही हूँ। आप तो कोई गलती कर ही नहीं सकते। मुझे अपने पापा पर पूरा भरोसा है।
लेकिन कोई तो है जो इन सब का कारण बना हुआ है। तभी पापा ने मुझसे कहा, वो काम पुलिस का है, पुलिस उसे देख लेगी। हम शरीफ लोग हैं। हम सब लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी भाई आए और अचानक से पापा के पैरों में बैठ गए और रोते हुए बोले, पापा मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप पर शक किया। मुझे नहीं पता था कि सुमन ऐसी औरत है। जब उसने आप पर इल्ज़ाम लगाया तो मुझे उसकी बातों पर विश्वास हो गया था। सुमन ने रोते हुए मुझे बताया कि तुम्हारे पापा मुझे डराते हैं, धमकाते हैं और मेरे साथ नाजायज़ संबंध बनाते हैं। सुमन ने मुझे अपने करीब तक नहीं आने दिया और ना ही मुझे पति का दर्जा दिया था। उसने मुझसे कहा था कि अगर आप मेरे करीब आए और मुझसे रिश्ता बनाने की कोशिश की तो तुम्हारे पापा मुझे मार डालेंगे और मेरे घर वालों को भी मार डालेंगे। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि मेरे बेटे से दूर रहना। मुझे सुमन की बातों पर ना चाहते हुए भी यकीन हो गया था, इसलिए उस रात मैं बाहर परेशान सा घूम रहा था। मैंने आपके दिए हुए गिफ्ट को भी जला दिया था। मैं बहुत ज़्यादा तनाव में था, लेकिन मरते हुए सुमन ने मुझे सब कुछ बता दिया कि तुम्हारे पापा बेगुनाह हैं। तुम्हारे पापा को तो मैं जानती भी नहीं थी, बल्कि मेरा रिश्ता तो मेरे फ्रेंड से था। वो मेरे साथ मेरे कॉलेज में ही पढ़ता था। हम दोनों में आपस में प्यार हो गया था और हम दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। शादी नहीं हुई थी, लेकिन जल्दी ही शादी करने वाले थे। लेकिन तब तक तुम्हारी शादी मेरे साथ हो गई। सुमन ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड उसे अब धमकाने लगा है। वो उससे कहता था कि अगर तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारी कुछ तस्वीरें मेरे पास हैं तो वायरल कर दूंगा और तुम्हें बदनाम कर दूंगा। और उस दिन जब सुमन का बॉयफ्रेंड दरवाजे पर वो सब तस्वीरें फेंक कर गया था तो मुझे विश्वास हो गया था कि सुमन झूठ बोल रही है। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। मैंने अपने पापा पर शक किया और इसलिए गुस्से से मैंने सुमन पर हाथ उठाया। पापा आपने बहुत अच्छा किया जो पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया और वो सुमन का लिखा हुआ खत पुलिस को दे दिया। अब शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। सब साफ हो गया था कि उसने सुसाइड किया है और सुमन के सुसाइड की वजह उसका बॉयफ्रेंड है। वो औरत तो जाते जाते भी हमें बदनाम कर जाती। मैं हैरानी से भाई की तरफ देख रही थी। तभी अचानक मैंने पापा से पूछा, लेकिन पापा उस दिन आपने मुझे भाभी के कमरे से निकाल कर खुद भाभी के कमरे में क्या कर रहे थे? पापा बोले कि मैं उस दिन सुमन को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुन रहा था कि उसकी सारी फ़ोटो उसे वापस कर दो। वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहती है। वो किसी से रो रो कर बातें कर रही थी। मैंने तुम्हें कमरे से इसलिए निकाला था ताकि तुम इन सब मामले से दूर रहो। मैं सुमन से बात करके मामले की तह तक पहुंचना चाहता था। मैंने सुमन से प्यार से पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उल्टा वो मुझ पर गुस्सा करने लगी कि आपको शर्म नहीं आती नई नवेली बहू के कमरे में इस तरह से आते हुए। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम मुझे अपने पापा की तरह समझ सकती हो और मुझसे अपने दिल की सारी बात शेयर कर सकती हो, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं सुमन को भरोसे में लेना चाहता था, इसलिए मैं सुमन को खुश रखने की कोशिश कर रहा था। सुबह उठकर मैंने उसके लिए नाश्ता भी बनाया कि सुमन को मुझ पर भरोसा हो जाए कि मैं उसे अपनी बेटी से भी ज़्यादा चाहता हूँ। भाई ने हाथ जोड़कर पापा से एक बार फिर से माफ़ी मांगी और बोले, पापा मुझे माफ़ कर दो, लेकिन जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। सुमन हमारे जीवन में एक बुरे सपने की तरह आई थी, जो जल्दी ही सारी परेशानियों से मुक्त होकर चली गई। मेरे भाई के चेहरे पर कोई मलाल नहीं था, ना ही कोई दुख था, ना ही कोई पछतावा था। सच कहते हैं, जो औरत अपने पति से वफा न करे, उस औरत की मर्द भी कभी इज्जत नहीं करता, फिर चाहे वो औरत कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो और फिर चाहे वो कितनी भी बड़े बाप की बेटी क्यों ना हो। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।